आपके लिए दूसरा चैप्टर शुरू किया था हिमालय पर्वत के बारे में, या फिर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जिनमें हम चर्चाएं कर रहे थे। और उसने बता दिया था, इमरान कारीगरी मत दिखाओ, और उसमें आपके लिए बता दिया गया था क्या चीज़ बताई गई थी कि ऊपर वाले जो क्षेत्र है हमारा उत्तर भारत का, वो काय से घिरा हुआ है, पहाड़ों से। फिर ये आ जाएगा हमारा बृहद हिमालय, ये फिर मध्य हिमालय, ये फिर शिवालिक हिमालय। फिर ये आ जाएगा हमारा मैदानी भाग, मैदान जिसे कहोगे आप, ठीक है। और ये तो हमारा पर्वत का क्षेत्र है ही। इसके नीचे आप आ जाओगे मरुस्थल में, जहाँ पर रेत आपके लिए मिलेगी। फिर ये आ जाएगा हमारा पठारी भाग, ये आ जाएंगे हमारे पहाड़, जिन्हें हम कहेंगे, ये पश्चिम में है तो इसे कहेंगे हम पश्चिमी घाट पर्वत, और ये पूरब में है तो इसे नाम क्या देंगे, पूर्वी घाट पर्वत। लेकिन यहाँ पर ये जो जगह खाली रह जाएगी इसे हम कहते हैं मैदान, ठीक है, मैदान है ये। और ये चूंकि किनारे पर है, यहाँ पर समुद्र है ना, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, अरब सागर, और यहाँ पर है हमारा हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, ठीक है। ये हिंद महासागर हो गया। अब चूंकि ये किनारे पर है बिल्कुल सागर के, तो किनारे को क्या कहते हैं, तट, क्या कहते हैं, तट। और ये मैदान है तो इसे क्या नाम देंगे, तटीय मैदान। अब ये भी तो तट का मैदान है, ये पूरब में है तो पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिम में है तो पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक। तो इसके बाद आपका बचेगा, और यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या मैं इसे कहूंगा द्वीप समूह के नाम से भी इसे जानेंगे, ठीक है। इधर ऐसे ही लक्षद्वीप है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, द्वीप समूह है। जल कल आए थे, परसों क्यों नहीं आए थे फिर, और उससे पहले तो कल तो क्या पढ़ा, ग्रामर पढ़ी होगी सिर्फ, कल था नहीं। चलो, ये सारी की सारी कथाएं मैंने आपके लिए बता देंगे, एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था कि इन दोनों का प्रेशर हुआ तो ये उभरा हुआ भाग ऊपर आ गया, इसे हम पर्वत या पहाड़ कहते हैं। ये जो हिमालय है इसे ना जानते हैं हम ट्रांस हिमालय के नाम से, क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनते रहना, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से तुम्हारे पेपर में भी और कंपटीशन में भी। ये जो 3 पहाड़ बनाए हैं मैंने यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे करके बनाए हुए हैं, ऊपर वाले को नाम देंगे हम कारा कोरम, इस नीचे वाले को लद्दाख, और सबसे नीचे वाले को जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है। चलो देखो, सबसे ऊपर वाला जो पर्वत है हमारे पास काराकोरम के नाम से जाना जाता है, और इस पर्वत की खास बात यह है कि ये दुनिया के ऊंचे पर्वतों में शामिल है। दुनिया के, क्या कह रहा हूं मैं, दुनिया के, ठीक है, दुनिया के ऊंचे पर्वतों में शामिल है काराकोरम। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहीं से होकर के जाती है, काराकोरम से। और कक्षा 9 में आपके पास शायद राजीव प्रकाशन की किताब है, उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उस चोटी को उन्होंने दर्शाया हुआ है बृहद हिमालय में, जो कि सरासर गलत है। किस तरह से गलत है, सरासर, ठीक है।
और अभी मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, तो फिलहाल तब तक मैं आपके लिए समझाता जा रहा हूँ, समय बर्बाद नहीं होगा। तो क्या बताया मैंने अभी, सरासर आपकी सबसे ऊंची चोटी तो दुनिया की है जो माउंट एवरेस्ट है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन वो हिमालय पर्वत पे स्थित नहीं है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ट्रांस हिमालय में कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, हाँ देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पड़ेगा आपका यहाँ पर नेपाल में। नाम देते हैं इसे माउंट एवरेस्ट। क्या नाम देंगे, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन आएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, या चोटी कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ये है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये जो काराकोरम का पहाड़ है आपका, इस पे यहाँ पर एक चोटी स्थित है, इसे कहते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो हम कहेंगे भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। स्पेलिंग मत देखते रहना, अंग्रेजी मेरी बड़ी जहर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी है, ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भले ही हो, लेकिन भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र पर कश्मीर का कब्जा है। ठीक है, जिसे हम POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इस पर कश्मीर का पाकिस्तान कब्जा है। तो ये भारत अधिकृत क्षेत्र में नहीं आती है, भले ही हम इसे कहते हैं भारत में है, ठीक है, लेकिन भारत अधिकृत क्षेत्र में नहीं आती है। अभी इस पे किसका कब्जा है, पाकिस्तान का। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में स्थित हो ऐसी चोटी बताओ, भारत में स्थित दुनिया की सबसे, सॉरी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। और पड़ती कहां पर है, सिक्किम में। ये भी बता रहा हूं कहां पर है, यहां पर कंचनजंगा। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा। लद्दाख ठंडा क्षेत्र है, ये मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, तो ठंडा ही क्षेत्र है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे कुछ गैप के बाद, तो आपके लिए एक श्रृंखला और मिलेगी, एक पहाड़ और मिलेगा। उस पहाड़ को नाम देते हैं हम कैलाश पर्वत। क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म का बड़ा ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर देवों के देव जो महादेव हैं उनका निवास स्थान माना जाता है। ठीक, सही बता रहा हूं मैं, सांस डकार कुछ तो ले लो। ठीक है, महादेव का निवास स्थान माना जाता है इसे कैलाश पर्वत। ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसे उठाने की भी कोशिश करी थी। ठीक है, रावण जो था उसने इसे उठाने की कोशिश की थी, शिव जी ने केवल अपने एक अंगूठे का वजन रख दिया था, और बाकी तो उसे नानी याद आई गई थी फिलहाल। तो मैंने क्या बताया आपके लिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में सबसे ऊंची चोटी भारत की जो है वो कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की माउंट एवरेस्ट। और भारत में स्थित जो होगी वो कौन सी होगी, कंचनजंगा। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो दुनिया की 3 टॉप मोस्ट चोटियां जो हैं वो तो इसी में आ गई। अब केवल दुनिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, पूरी सॉरी 3 ये हिमालय में आ गई। अब केवल 3 चोटियां नहीं है, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में इसकी कई चोटियां आती हैं। ठीक है, और आप अगर धर्म की बात करो तो धर्म से संबंधित और भी स्थल है यहाँ पर। केदारनाथ नाम सुना है, बद्रीनाथ,
ठीक है, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हिंदू धर्म से संबंधित स्थल हैं, ये सारे के सारे इन्हीं पहाड़ों में स्थित हैं। बहरहाल हम अगर देखेंगे ये वाला ट्रांस हिमालय, यहां से अगर हम देखें तो इधर चलेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। इस तरफ जाओगे तो सिंधु, सतलज, ये नदियां निकलेंगी। ठीक, नदियां पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में से समझाऊंगा। अब इसके बाद ये वाला जो जोन है, ये वाला सबसे ऊपर वाला, इसे हमने बता भी दिया था आपके लिए, दीर्घ हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, सब इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाले को हम नाम देंगे मध्य हिमालय। पहला वाला जो मैंने बताया आपके लिए दीर्घ हिमालय, ये अपनी बड़ी बड़ी चोटियों के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। अगर हम बात करें, इस वाले को मैंने बृहद कह दिया, बड़ा है। ये वाला बीच का है तो मध्य कह दिया, और ये वाला लास्ट का है तो क्या नाम दे दिया? शिवालिक। क्वेश्चन आता है, बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ये तो पढ़ रहे हैं, और यहां पर आएगा क्या? मैदान। यहां पर आता है हमारे पास मैदान। तो जो हिमाद्री है और जो मध्य हिमालय है, उन दोनों को जो डिवाइड करती है ये वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं मेन, इंग्लिश में ही बता दे रहा हूं, सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम देते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये बीच वाला और लास्ट वाले जो डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ये मैदान और ये जो शिवालिक हिमालय, इन दोनों को जो अलग करता है, मैदान और शिवालिक हिमालय को, इसे हम नाम देते हैं इंडस सचर जोन। इंडस सचर। ठीक है, ये स्थितियां हैं। अब हम एक एक चीज को देखो, मैंने आपके लिए ये भी बता रखा है, बता दो यहाँ पे लगभग सब कुछ दिया है कि इधर ये कम चौड़ा है, इधर सॉरी इधर ज्यादा चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है। ठीक है, इधर इसकी ऊंचाई कम है, इधर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, ढाल इसका तीव्र हो गया है, तेज हो गया है। यहाँ पर अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो शुरू से लेके आखिर तक इसकी कुल लंबाई लगभग बैठेगी, कुल लंबाई लगभग बैठेगी 2400 किलोमीटर। कितनी बैठेगी? 2400 किलोमीटर कुल लंबाई, वहां से लेके यहाँ तक, पाकिस्तान के क्षेत्र से लेके यहाँ तक खत्म होता है। यहाँ तक खत्म नहीं होता, यहाँ पर मुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये मुड़ जाता है। 2400 किलोमीटर की लंबाई है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी चोटियां, तो कौन से बड़ी मतलब बृहद इसमें होंगी? होंगी नहीं होंगी? सबसे बड़ी चोटियां जो है दुनिया की, वो ऊपर वाले हैं, बृहद हिमालय में स्थित हैं, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर औसत ऊंचाई। यहीं पर अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ 8 किलोमीटर और 848 मीटर। लेकिन आईएएस में एक सवाल पूछा गया था, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक सवाल पूछा गया था कि क्या हिमालय की लंबाई आज भी बढ़ रही है? ठीक है, तो सही उत्तर है हाँ, उसकी लंबाई आज भी बढ़ रही है। और कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि इसकी लंबाई इससे बढ़ करके 8849 मीटर या फिर 8850 मीटर हो गई। अभी ये बढ़ क्यों रही है? ये चीज़ें सब नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेसिक से आती हैं। ठीक है, कैसे करके? ये मैंने बताया था, ये दवा है, तभी तो ये बन के ऊपर ऊपर निकला है। अब ये आज भी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, आज भी चलते रहेंगे तो हिमालय जो है वो ऊपर उठता रहेगा। तो इसकी लंबाई में क्या इंक्रीमेंट हुआ है? यस, इंक्रीमेंट हुआ है, इसकी लंबाई बड़ी है। तो इसके बाद
मध्य हिमालय आएगा। मध्य हिमालय में आपकी बहुत बहुत अच्छी अच्छी घाटियां, खूबसूरत से जोन, सारी की सारी चीजें पड़ेंगी। जैसे आपका हो गया पीर पंजाल, शिमला आ गया, कुल्लू मनाली आ गया, ठीक है। इसके बाद आपकी और आगे बढ़ोगे तो इसमें हम हरे हरे घास के मैदान, जब बर्फ पिघल जाती है, अभी तो मैं बता रहा बर्फ पड़ती, ठीक है, जब बर्फ पिघल जाती है तो बर्फ पिघल करके जब नीचे आती है तो वहां पर बड़ी अच्छी हरी हरी घास आ जाती है। उन घासों को, उन घास के मैदानों को हम कहते हैं दून, या फिर क्या नाम देंगे, द्वार। क्या नाम देते हैं, दून या फिर द्वार। जब बर्फ पिघल करके नीचे आती है, गर्मी पड़ती है थोड़ी, तो घास के मैदान बड़े अच्छे खिल जाते हैं इनमें, और मैदानों हम नाम क्या देते हैं, दून या द्वार। जैसे देहरा दून, देहरा दून, हरी द्वार। सही है, पता चला क्यों नाम पड़ा है देहरादून हरिद्वार का, ठीक। तो इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ के जो मैदान है उन्हें क्या नाम से जानते हैं, दून या द्वार के नाम से, तो उसी के नाम पर रख दिया देहरा दून हरी द्वार। समझ में आ रही बात, ठीक। पूरी इंडिया घुमा दूंगा यहीं से, कैसा नाम कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, सारी की सारी चीजें, ठीक। लेकिन मैं पता, मैं भी उस सिस्टम को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे लेवल तक कर रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो अपलोड होगी ये इस पर्पज से भी अपलोड होगी कि लेखपाल वाले जो हैं या दूसरे कंपटीशन वाले हैं वो भी देखें। लेकिन मैं तुम्हारे 9th क्लास के सिलेबस को अभी तक सीक्वेंस में नहीं लगा पा रहा हूँ, तो परेशान मत हो, क्योंकि मैं बताता हुआ सब जा रहा हूँ। मुझे लिखा करके उसे लगा मिलेगा सीक्वेंस में, वरना तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं कि वो लग जाए। तो कहाँ तक पहुँच गए, अब थोड़ा सा आप नीचे आओगे मैदानी क्षेत्र में। अच्छा, पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो पहाड़ों की एक बात और कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक पहाड़ पड़ता है जो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, नाम कहते हैं अरावली, अरावली पर्वत, ठीक है। ये पर्वत राजस्थान से शुरू होता है, राजस्थान गुजरात से शुरू होता है, और एक तो मैं गाड़ी वालों से परेशान हूं, कहीं नहीं बजाएंगे, यहीं पर आकर के बजाएंगे, ठीक। ध्वनि प्रदूषण है, चलो देखो। और ट्रक वाले गाना बजाते हैं जट यमला पगला दीवाना, वो बहुत हल्की साउंड है उनकी। चलो देखो जहां से कहां पहुंच गए। हाँ, ये गुजरात राजस्थान से ले होते हुए कहां तक पहुंच रहा है, गुजरात राजस्थान से कहां तक स्थित है, दिल्ली के रिज तक स्थित है, ठीक है, अरावली पर्वत। और अभी अभी इस पे एक प्रावधान, एक नियम बनाया गया था, मतलब आदेश आया था कि अरावली पर्वत को काटा जाए। अरावली पर्वत की उन चोटियों को काटा जा सकता है जिन चोटियों में, जो चोटियां पर्वत की श्रेणी में नहीं आती हैं। अब इसे कैसे करके निर्धारित किया गया था, मेरे ख्याल से, यहाँ तक मुझे पता है कि 100 मीटर तक, अगर मैं एक उदाहरण ले लूं, उन्होंने कहा था कि 100 मीटर तक की चोटी जो है उसे नहीं काटेंगे, 100 मीटर से कम की जो होगी उसे काट दिया जाएगा, ठीक। अब 100 मीटर से कम की तो 99.99 मीटर भी बैठ रही है, सही है। यहाँ तक मुझे मोटा मोटा ध्यान है, ऐसे ही कुछ इसमें प्रावधान हुआ था। बहरहाल कोई रोक नहीं पाया, ऐसे यहाँ पर तेलंगाना के क्षेत्र में जंगल काट दिया गया बहुत ज़्यादा, वो भी कोई नहीं रोक पाया, और खुशी चल रही है, सरकार हमारे पक्ष में है, ठीक है। इधर देख लो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब ये है मानव को अपने विनाश का न्योता देना। हम क्यों भूगोल पढ़ रहे हैं, अरे हमें ही पता है पेड़ पौधे उग जाएंगे, हमसे अच्छा किसान जानते हैं कैसे करके उगेंगे। हम भूगोल इसीलिए तो पढ़ना है कि कहाँ पर किस चीज का नुकसान होगा, किस चीज का फायदा होगा, ठीक है। हम में और शिक्षित वर्ग में फर्क क्या है, इतना ही तो है। लेकिन पहाड़ काटे जा रहे हैं, सारे के सारे काम हो रहे हैं, आंखें मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। चलो देखो आगे, फिलहाल तुम तो देखो, देखा जाए ना देखा जाए। हाँ, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के उस पार जो है राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थल है, यहीं से होती हुई पहाड़ियां
राजस्थान के क्षेत्र से गई हैं, तारागढ़ वगैरह इसी पहाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। बहरहाल आप इतना थोड़ा बहुत उतार लो, उसके आगे मैं आपका कंटिन्यू करूँ। बता तो सब पहले ही दिया है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से उसे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, और आज इसे हिमालय को एटलीस्ट यहीं पर ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है। मतलब बता सब पहले ही दिया है, बाकी ओवरव्यू देता हुए चल रहे हैं। ये थोड़ा सा हिंदुस्तान का मैप बनाने की कोशिश जो हमेशा करते हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा बन जाए तो वेलकम, अच्छा ना बने तो कोई ऐतराज वाली ऐसी बात है नहीं। वैसे तुम लोग अगर बुरा मानो तो मानते रहना, ठीक है। सही बना है। ओ हो, ठीक है। कला मेरी पहले से ही जहर है। हमने आपके लिए बता दिया था हिमालय है, हिमालय के पार वाले हिमालय को ये बता दी सारी सारी चीजें। ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये क्या पड़ती है, जास्कर, ठीक। लद्दाख श्रेणी जब आगे बढ़ती है तो हिंदू धर्म से संबंधित एक बहुत ही अ, पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर महादेव जी का निवास स्थान माना जाता है, कैलाश पर्वत। वहां पर जाकर के ये कैलाश पर्वत से मतलब आगे चल के कैलाश पर्वत में मिल जाती है, ठीक है। या बीच में गैप दे करके कैलाश पर्वत इसी श्रेणी पर स्थित है। अब ये वाली काराकोरम होगी। मैं आपके लिए इसमें एक बात बता रहा था कि अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, बताया था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। कहाँ स्थित है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इस क्षेत्र पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये भारत में ही स्थित है, क्योंकि इस क्षेत्र पे कब्जा किसका हो रखा है, पाकिस्तान का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस क्षेत्र की अगर चोटी को हम इग्नोर करें तो भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा। और कहां पर स्थित है ये, सिक्किम में। कंचनजंगा कहां पर स्थित है, सिक्किम में। आपसे अब क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और अगर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है, सिक्किम में, ठीक है। अब इसके बाद जब नीचे आएंगे अपने लोग, तो ये लद्दाख है, यहाँ से नदी निकलती सिंधु नदी, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए बताया था मैंने एक हिमालय पर्वत का एक सीरीज पढ़ती है, जिसे हम आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, या फिर महान हिमालय, ये सारे के सारे नामों से जानते हैं। अब चूंकि ये बृहद हिमालय, बड़े ध्यान सुनते रहना, ठीक है, कैसा है, बृहद या फिर बृहद हिमालय है, हिमाद्री भी इसी को कहते हैं। तो बृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब जब ये बहुत बड़ा है तो सारे के सारे ऊंचे पर्वत भी इसी पर स्थित होंगे। तो दुनिया के ऊंचे पर्वत ज्यादातर इसी पर स्थित हैं। जैसे मैं किसी एक कुछ एक के नाम बता रहा हूं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। एक मैंने आपके लिए क्या बताया अभी, कंचनजंगा, ठीक है। और बहुत सारे पर्वत जिनकी ऊंचाइयां बहुत बहुत हैं वो इसी पर स्थित हैं। आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा। अच्छा ये भी ध्यान दो कि यहाँ पर जब जैसे यहाँ से तो तीक्ष्ण मोड़ ले लेता है ये हिमालय पर्वत कुछ हद तक, और यहाँ से भी मुड़ जाता है। तो ये मुड़ता है जहाँ से, वहां से इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, नंगा पर्वत से, ठीक है। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। अब पर्वत नंगा नहीं है वो, सही है, पर्वत ने किसी ने कपड़े नहीं पहने होते हैं, कोई टेलर सिल नहीं पाएगा इनके कपड़े, पहाड़ों कपड़े कहाँ से लोगे, उसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक। और ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर जब मुड़ने को आता है
तब उस पर्वत को हम देते हैं नाम नामचा बरवा पर्वत। क्या नाम देते हैं? नामचा बरवा पर्वत। तो कहां से कहां तक विस्तार दिखाई देता है हमें? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर खत्म हो गया, ये बाद में इस तरफ मुड़ जाते हैं। अब ये मुड़ते क्यों है ये भी बताऊंगा, ठीक है, क्यों मुड़े, क्या कारण है, ये इस तरफ मुड़ जाते हैं। तो कहां से? उस वाले पर्वत से लेकर के यहां तक, नामचा बरवा पर्वत तक। और बृहद हिमालय आपका हो गया नंदा देवी, कॉमेट, ठीक है, नंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, मैं लिख दे रहा हूँ, नामचा बरवा हो गया, एक आ गया नंगा पर्वत। अरे उसमें नंगा हमें हंसने की क्या बात है, हैं? क्या पता अभी जन्म लिया हो बेचारे ने। एक दो तीन है बहुत चोटियां, तीन चार, पांचवा हो गया आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंदा देवी, कॉमेट। ये सारे के सारे पर्वत जो हैं, चोटियां जो हैं, वो हमारी इसी बृहद हिमालय पर स्थित हैं, बड़े वाले हिमालय पर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है, सारी सारी चीजें देख लेना, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक का इसमें वीडियो में, दिख रहा है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं आपकी बृहद हिमालय की। इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई का मतलब है एवरेज, अगर सभी की जोड़ लिया लगभग लगभग, तो बैठेगी इसकी 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर, लगभग लगभग, ठीक है। तो और भी 8 या 8.5, या आप सोच लो 8848, कितना हो गया, लगभग 9 किलोमीटर हो गया। इतने ऊंचे भी हैं, लेकिन औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई है। किसकी? बृहद हिमालय की, ठीक है। इतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है। और अगर हम बात करें कि इसके बीच वाले भाग की, ये तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बताने को और था। अगर मैं बात करूं अगले भाग की, तो अगले भाग में हमारा आएगा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय हम इसे नाम देंगे? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या इसे एक नाम और देते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। समझ में आ रही बात? 3 नामों से याद आता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय। मध्य इसलिए कह रहे हैं, ये क्या है, बीच में। अब इसपे 1 2 3 4 5, बाकी आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। इस पे लगभग लगभग 5 हमारी श्रृंखलाएं पड़ती हैं। आप श्रृंखलाओं से मतलब ये समझ लीजिए कि ये 5 हिस्सों में थोड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। पहले वाले को हम कहते हैं, मुझे नाम याद आ रहा है, पीर पंजाल। क्या नाम देते हैं? पीर पंजाल, पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। दूसरे वाले को नाम देते हैं हम धौलाधर। तीसरे वाले को हम नाम देते हैं मसूरी, नाम सुना है। अगले वाले पहाड़ को नाम देते हैं नागटीबा। अगले वाले को नाम देते हैं महाभारत, ठीक है। ये 5 श्रृंखलाओं के रूप में ये पर्वत शुरुआत दौर में बटा हुआ है। शुरुआत में कितने बटा हुआ है? 5 में। कौन कौन से नाम मैंने बताए आपके लिए? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा और महाभारत। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग बैठेगी 80 से 100 किलोमीटर तक। मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई की, ऊंचाई की नहीं, ठीक है। और अगर हम इसी के रेफरेंस में ऊंचाई की बात करें, तो बैठेगी लगभग लगभग 3700 से 4500 मीटर तक, ठीक है। इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें, इस वाले गैप को, इस वाले गैप को, ये वाला गैप, तो ये वाला गैप हमारा कहलाता है, देखो मैं एक बात बताऊं,
दो पहाड़ों के बीच में, इधर से ही पहाड़ उठ गया, इधर से भी उठ गया, कुछ नीचे खाली स्थान रह जाएगा नहीं रह जाएगा, मतलब गड्ढा सा रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा, उसे नाम देंगे हम घाटी। क्या नाम देंगे? घाटी। और यहाँ पर जो घाटियां पड़ती हैं उन्हें कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, इनके नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ऊपर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर घास के अच्छे अच्छे से मैदान आ जाते हैं और उन्हें नाम देते हैं मर्ग। क्या नाम देते हैं? मर्ग, या फिर बुग्याल, या फिर पयार। और इसी मर्ग के नाम पर यहाँ पर जगह भी है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, ध्यान सुनते रहना। इन दोनों के बीच में जो घाटी हैं, उन घाटियों में बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत से जगह हैं, उन्हें हम मर्ग या बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर नाम देते हैं सोनमर्ग या फिर गुलमर्ग। है कोई? आप लोग इतना नोट करना। यहीं पर मध्य हिमालय जो हमारा है, यहीं पर कई पर्यटक स्थल भी हैं। ठीक है, इधर देखते रहो, यहीं पर कई पर्यटक स्थल भी हैं। पर्यटक स्थल का मतलब है जहां पर लोग घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। अब उनमें पर्यटक स्थलों में आपने बड़े मशहूर से सुने होंगे, शिमला। कौन से? शिमला, कुल्लू, हाँ, अरे मनाली सुना है, हाँ, मसूरी सुना है। ठीक है, ये सारे के सारे घूमने वाले स्वास्थ्यवर्धक स्थल इसी पर मध्य हिमालय पे मौजूद है। मध्य हिमालय के नीचे एक और पहाड़ आता है, ये ज्यादा टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ कैसा है? ज्यादा। और ये क्लोज यहाँ पर ऐसा होता हुआ चला गया, ज्यादा खंडित है। इसे हम नाम देते हैं शिवालिक हिमालय। क्या नाम देंगे? शिवालिक हिमालय। और आज सीबीएसई बोर्ड वालों, थोड़ा देर हो जाए तो वो मत करना, ठीक है, क्योंकि ये पहले कंप्लीट कर लूँ। इधर देख लो, उसे क्या गुर्रा रहा है? लड़ाई वड़ाई हो गई तुम लोगों की, या ये मसला हो कि बाहर मिलते हैं? क्या कुछ कह रहा था ये? एक मुझसे घूर के देख रहा है ऐसे करके। ऐसे दो ही प्रकार देखा सकता है, या तो बहुत ज्यादा नफरत हो या बहुत ज्यादा मोहब्बत हो। मोहब्बत का तो मसला तुम में है नहीं, तुम दोनों की शादी हो नहीं सकती। ठीक है, नफरत ही हो सकती है। इधर देखो, क्या कहते हैं नीचे वाले हिमालय को? शिवालिक हिमालय। और इन दोनों के बीच में ये वाली जो जगह पड़ती है, इस जगह को पश्चिम में आप कहो दून या द्वार के नाम से जानते हैं। काय के नाम से? दून या फिर द्वार के नाम से। जैसे देहरादून, हैदराबाद नहीं, हरिद्वार। कहते ही उल्लू आदमी, हरिद्वार हैदराबाद यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, दून या द्वार के नाम से इन्हें जानते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है, बोलो मत, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो मेरे दिमाग से क्यों उतर गई है, चलो अभी याद आ जाएगी तो बता देंगे। ठीक है, औसत ऊंचाई और चौड़ाई। चौड़ाई तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, ऐसी होगी 10 से कुछ किलोमीटर तक आसपास। तो शिवालिक हिमालय यहाँ पर क्या पड़ता है? दून और द्वार, देहरादून, हरिद्वार। आप कभी हरिद्वार की तरफ गए होंगे तो आपने पहाड़ वगैरह देखे होंगे, सही है। वो सारे की सारी कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज है। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है, चौड़ाई सॉरी, 10 से 50 किलोमीटर तक कैसा है? लगभग लगभग चौड़ा है। और 900 से 1200 मीटर तक ऊंचा है। 900 से 1200 मीटर तक कितना है? ऊंचा है। और 10 से 50 किलोमीटर तक कैसा है? चौड़ा। ये शिवालिक की कहानी हो गई। लेकिन अब इसी को हम देशांतरीय रूप से भी विभाजित करते हैं। देशांतरीय, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लो, यहाँ से एक नदी निकलती, सिंधु नदी, जब वो यहाँ पर पहुंचती है और इस तरफ मुड़ती है तो एक गार्ज का निर्माण होता है। गार्ज का मतलब है नदी का पानी बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिरता होता है। ठीक है, उस गार्ज को नाम देते हैं हम सिंधु गार्ज। क्या नाम देते हैं? सिंधु गार्ज। और ऐसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो वो यहाँ से अब मुड़ करके गिरती है, तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण होता है जिसे हम नाम देते हैं दिहांग गार्ज। ठीक है, तो
अब ये मुड़ी किस तरफ है, इस तरफ, दो नदियां किस तरफ मुड़ गई हैं, इस तरफ। और नदियां ही नहीं मुड़ी हैं, पर्वत भी यहाँ पर मोड़ ले लेते हैं, पर्वत भी इधर घूम जाते हैं। अब अच्छा खासा जो सीधा चल रहा था वो अचानक से इस तरफ क्यों मुड़ गया? अब इसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत और इसके बीच में प्रेशर लगाओ, ठीक है, जिसके कारण इसने यहाँ पर मोड़ ले लिया। ऐसे यहाँ पर मेघालय का पठार पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, मेघालय का पठार और यहाँ पर पड़ने वाले अक्षांशीय मोड़ प्रेशर के कारण क्या हो गए, इधर घूम गए। सही है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपके काम का नहीं था जो मैंने बताया, ये वाले हिस्से इधर मुड़ गए। ये वाला देहांगार्ज कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये वाला हमारा सिंधुगार्ज है, सिंधु नदी पर है। अब देशांतरीय विभाजन है, उसके बाद आपका ये हिमालय खत्म हो जाएगा, ठीक है। देशांतरीय का मतलब है अगर मैं इस तरह से विभाजित करूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इसे, बाकी आप लोग इसे बुक से लिख लेना, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लिखने के लिए। सीबीएसई बोर्ड वालों, अगर तुम्हें मैथ करना हो, है तो तुम्हारे सिलेबस में ये भी, ठीक है, अगर तुम्हें मैथ करना हो तो तुम क्वेश्चन करो वो जो मैंने कल करने के लिए दिए थे परसों, ठीक है, वो क्वेश्चन करो, वरना तुम इसे देखते रहो। अब देशांतरीय विभाजन बताएंगे। छोटा सा बना दूं, बड़का सा कर दूं? ठीक है, सही बना है, सही बना ला, कभी परफेक्ट बनता है एक ही बार में। इधर देखो, अब हम जो हिमालय का विभाजन करेंगे वो देशांतरीय रूप से करेंगे। मैं मतलब ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। एक नदी यहां से मैं आपको मैंने बताया निकलती बह करके सिंधु नदी, और यहां से इस तरफ से आती है सतलज नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो हिस्सा है, ठीक है, ये लगभग लगभग 560 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 560 किलोमीटर चौड़ा है। सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक का भाग कितना चौड़ा है? 560 किलोमीटर चौड़ा है। और इसे नाम देते हैं हम पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय। क्या नाम देते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं इसे, ठीक है। आपसे अमूमन चौड़ाई पूछी जाती है यहाँ पर। पंजाब या कश्मीर हिमालय के बाद अगली जो रेंज पड़ती है सिंधु सतलज, सतलज से काली नदी तक, ठीक है। सतलज से कहाँ तक पड़ेगी? काली नदी तक। काली नदी आएगी और कोई सी आएगी? सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस तक, हाँ ठीक है। और इस हिमालय को हम नाम देते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। आप अगर कभी जाओगे ना इस क्षेत्र में घूमने के लिए तो कुमाऊं लिखा हुआ भी बहुत जगह मिलेगा। क्या नाम देते हैं हम इसे? कुमाऊं हिमालय। और इसकी चौड़ाई मेरे अंदाज से शायद 320 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 320 किलोमीटर। अगला जो पड़ता है वो नेपाल का क्षेत्र आ गया। ये नेपाल तो यही वाला, तो इस हिमालय को हम नाम देते हैं नेपाल हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। और ये किस किस के बीच है? काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। काली और तीस्ता नदी। अब बिल्कुल यहां पर लास्ट में आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। मैं शायद कुछ भूल रहा हूं, एक मिनट के लिए रुकना। एक मैंने क्या बताया आपके लिए, पहला वाला कहां से कहां तक स्थित है? 5 सिंधु और सतलज के बीच। दूसरा सतलज और काली। तीसरा काली है तीस्ता। ठीक है, सही तो बता रहा हूं। अगला है काली से ले तीस्ता से लेकर के ये देहांग आर्ज, आप समझ लीजिए देहांग नदी या देहांगाज या ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है वो हमारा लगभग 720 किलोमीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 720 किलोमीटर चौड़ा है।
और इस हिमालय को हम कहते हैं, असम क्षेत्र में है तो क्या नाम देंगे, असम हिमालय। असम क्षेत्र में तो क्या नाम देंगे, असम हिमालय। ठीक है, ये पूछे गए हैं बार बार क्वेश्चन कि कौन सा देशांतरीय विस्थापन की सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर का है। उससे छोटा 720 का असम हिमालय है। फिर उससे छोटा 560 का पंजाब हिमालय है। और हिमालय कुमायूं हिमालय कितने का है, 320 किलोमीटर का। ठीक है, नदियां भी पूछी गई हैं, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता और तीस्ता दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, इसके बाद में आपके लिए प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया जाएगा और सारे के सारे द्वीप समूह पढ़ाए जाएंगे। ठीक, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। ध्यान से देखो, हिमालय पर्वत पढ़ा दिया था तुम्हें। ठीक है, हिमालय पर्वत के बाद है उसके नीचे का भाग, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मतलब पठारी भाग की हम बात करेंगे। सही बना है, वीडियो में पूरा आ रहा है, ये भी देख लो। ओहो, कतई वैसा ही बना दिया मैंने। चलो देखो हिमालय मैंने आपके लिए बता दिया था। हिमालय के बाद पड़ेगा आपका उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इसके बाद आप जब यहां पर आओगे, ये वाले हिस्से पर, कुछ कटे हुए हैं, बहुत कटा हुआ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही कटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से यहां पर आने के बाद में आपकी दो पहाड़ियां मिल जाएंगी। इस वाली पहाड़ी को कहते हैं, चूंकि ये पूरब में है तो इसे क्या नाम देंगे, पूर्वी घाट पर्वत। ये वाली हमारी पश्चिम में है तो इसे हम क्या नाम देंगे, पश्चिमी घाट पर्वत। इससे पहले पहाड़ तो मैंने बता दिए, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैदान इनकी ऊंचाई नहीं होती है, मतलब प्लेन होते हैं ये। ठीक है, नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अगला होगा कि पहाड़ों से तो नीचे हैं लेकिन मैदानों से ऊंचे हैं, प्लेन से ऊंचे हैं लेकिन माउंटेन से कैसे हैं, नीचे हैं। तो उन्हें हम कहते हैं पठार या प्लूटो। अब भारत का, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है, पठारी भाग है। कौन सा भाग है, पठारी भाग है। ठीक है, पठारी भाग का मतलब ये है कि ये नॉर्मल ऊंचाई से कुछ ज्यादा उठा हुआ है। यहां पर इस जगह पर एक पठार पड़ता है, उसे हम नाम देते हैं मालवा का पठार। क्या नाम देंगे, मालवा का पठार। मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, मालवा का पठार। इसके पास यहां पर अगर आप बात करो उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश, अगर आप बात करो उत्तर प्रदेश की और साथ में साथ मध्य प्रदेश की, यहां पर यूपी पड़ता है और यहां पर क्या पड़ता है, एमपी नीचे। आप इन राज्यों की अगर बात करो तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में एक जो पठार स्थित है उसे हम नाम देते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। कहां कहां पर है, यूपी और एमपी दोनों में है। नाम देते हैं उसे बुंदेलखंड का पठार। सही है, कहां कहां पर स्थित है ये, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, एमपी में। इसके नीचे आप जाओगे तो आपके लिए मिलेगा बघेलखंड का पठार, और ये केवल और केवल कहां पर मिलेगा, एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहां पर जब आप आओगे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, यहां पर उड़ीसा छत्तीसगढ़, तो आपके लिए एक बहुत जरूरी पठार मिलेगा, दंड कारण्य पठार। क्या नाम है, दंड कारण्य पठार।
फिर आप नीचे आओगे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, तो आपके लिए एक पठार मिलेगा जिसे हम नाम देंगे तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। पठार का मतलब यह है कि इसकी ऊंचाई नॉर्मल से कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्या क्या बता दिया, बघेलखंड का बता दिया जो कि मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड का बता दिया मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में है, दंडकारण्य जो कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में है, और एक तेलंगाना का बता दिया मैंने आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है रायलसीमा और शिलोंग। ठीक है, रायलसीमा ये वाला जो पठार पड़ता है इसे हम कहेंगे रायल सीमा का पठार। और ये रायलसीमा का पठार पड़ता है कर्नाटक में। क्या करना है, नाटक। ठीक है, तेलंगाना का पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद यहां पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण पठार जो पड़ेगा, जिसकी चर्चाएं होती रहेंगी, ठीक है, हजारीबाग का पठार। ठीक है, कौन सा पठार, हजारीबाग का। ठीक है, हजारीबाग का, या आप कह दो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि ये एक ऐसा पठार है जिसमें ओर्स खनिज जो होते हैं वो भर भर के उपलब्ध हैं। ठीक है, बहुत खनिज उपलब्ध है इसमें, छोटा नागपुर के पठार में, हजारीबाग का पठार। इसके बाद यहां पर आएगा जो, उसे हम नाम देंगे मेघालय का पठार। मेघालय या फिर शिलोंग कह दें, क्योंकि यहां पर मेघालय पड़ता है। मेघालय या फिर क्या नाम दे दें, शिलोंग का पठार। इस देखो ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये इसी में आपका हजारीबाग, यहीं पर आपका रांची का पठार, यहीं पर है दो तीन पठार। ठीक, मतलब उसी के भाग हैं छोटे छोटे, रांची का और फिर दूसरा हो गया। तो ये जो है ये हमारा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपके लिए दिखाया, पठारों वाला। शिलोंग का पठार ये मेघालय में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। झारखंड छत्तीसगढ़ आसपास के भी इसमें जिले आए हुए हैं। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में स्थित है। दंडकारण्य का उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बुंदेलखंड का, ये तो बुंदेलखंड का क्षेत्र अपना ही कहा जाता है, यूपी वाला। ठीक है, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी कहाँ, यूपी की। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मालवा। यहां से शुरू कर रहे हैं, एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो मैंने आपके लिए पठारों की जगह बताई है, सबकी प्लोटों की जगह बताई है, तो पूरा हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया जो है हमारा, ये तो कर्क रेखा जाती है, साउथ इंडिया जो हमारा है वो लगभग लगभग पूरा पठारी क्षेत्र ही है। तो साउथ इंडिया में जहां पर पठार होंगे, मतलब एक तो जमीन नॉर्मल है जो यहाँ पर है, और एक पहाड़ है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो जमीन नॉर्मल है बिल्कुल लगी हुई है, तो यहाँ पर जब हम खुदाई करते हैं तो हमारे लिए मिलता है पानी, जल। लेकिन ये तो सामान्य से उठे हुए हैं ऊंचाई पर, चूंकि इनके अंदर जब उठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा, नहीं होगा, तो अधिकांशता इनके अंदर खनिज निकलते हैं। और भारत के अधिकांश खनिज ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों से निकाले जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से इतना संपन्न है, इतना संपन्न है कि इसे भारत का रुर प्रदेश कहते हैं। भारत का रुर प्रदेश। अब ये रुर क्या है, देखो जर्मनी नाम सुना है, कौन सी मनी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी देश में एक ऐसा ही पठार है, और उस पठार से खनिज निकलते हैं, बहुत सारे ओर्स निकलते हैं, उसे हम रुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रुर। जब वहां पर निकलने वाले पठार को हम रुर कह रहे हैं, यहाँ से भी तो निकल रहे हैं खनिज बहुत सारे, वहां पर जहां से खनिज निकल रहा है उसे रुर कह रहे हैं, यहाँ पर भी निकल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, भारत का रुर प्रदेश कहेंगे। खनिजों का मतलब है कि यहाँ से लोहा निकलेगा, तांबा निकलेगा। ठीक है, और खनिजों की बात करें आप तो सोना चांदी सारे के सारे खनिजों में आते हैं। अब किसी का मन करता हो अगर कि जाके खुदाई करके निकाल लें तो निकाल लो, मज़ा आ जाएगा। तुम्हारी 48,000 स्कॉलरशिप भले ही आ गई है, ठीक है, निकाल लो और आ जाएगी बेटी, मज़े आ जाएंगे तुम्हें। लेकिन तुम निकाल नहीं सकते, ध्यान रखना। ठीक,
क्योंकि अगर तुम पता चल जाए गवर्नमेंट को कि तुम्हारे घर के नीचे पेट्रोल निकल सकता है, अगर ऐसा संभावना हो जाए, या सोना निकल सकता है खुदाई करने के बाद में खान है, तो वो किसकी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी। और पता चल जाए कि तमंचा निकल सकता है, तो वो किसका हो जाएगा? तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी लठ पे तेल अलग से लगा हुआ ही रहेगा। चलो देखो, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं मालवा के पठार से। ठीक, एक एक चीज को समझेंगे। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में, आईएएस लेवल तक का पढ़ा सकता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मज़ा नहीं आएगा तुम्हें, तुम कहोगे पता नहीं किस लेवल तक का पढ़ा रहा है, पता नहीं पगला क्या क्या। कोई कोई तो ऐसा होगा जो मज़े की वजह सो जाएगा कि अरे इतनी जानकारी मिल रही है, ठीक है। और कोई कोई ऐसा होगा जो कहेगा कहाँ कहाँ लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, हम कहेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार सामान्य से थोड़ा उठा हुआ तो है, यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी को हम कहते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। अच्छा, मालवा से भी ऊपर चल लो, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये एक पर्वत है जिसे हम नाम देते हैं अरावली, और दुनिया के पुराने पर्वतों में शामिल है। दुनिया के पुराने पर्वतों में शामिल है, नाम क्या देते हैं? अरावली। ये गुजरात से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? दिल्ली। कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। शुरू कहाँ से होता है? गुजरात से। तो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रिज तक ये पहाड़ी जाती है, दुनिया की पुरानी पहाड़ी है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? इस प्रेशर की वजह से, लंबवत संचलन की वजह से इसका निर्माण होगा। अलग अलग भूगोल वेत्ताओं के अलग अलग विचार है, ठीक है। और इस पहाड़ी पर क्या क्या स्थित है? एक दिल्ली तो हो ही गया, दिल्ली ऊंचाई पर स्थित है। अब वहां पर आप जब इंडिया गेट कभी घूमने जाओ, ठीक है, तो इंडिया गेट में आप रोड के नीचे से निकलोगे। इंडिया गेट को देखने के लिए आप रोड के नीचे से जाओगे, उसे कहते हैं अंडरपास। तो वहां पर हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो इंडिया गेट है, ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि गेट गेट रहने दिया भाई सब पहाड़ी काट दी। ये जो इंडिया गेट है, उस पर जब वो जगह बसाई गई थी अंग्रेजों के दौर में, तो पहाड़ी को काटा गया था और उस पहाड़ी का नाम है रायसीना। क्या नाम है? रायसीना। अब रेंज कौन सी, यही तो जा रही है, समझ में आ रही है? ठीक, इसीलिए जब आप, चूंकि पहाड़ी को काट करके बनाया गया है, ऊंची जगह पर स्थित है, इसलिए अगर आप दिल्ली में बोरिंग वगैरह करने जाते हैं तो आसानी से पानी नहीं निकलता है, ठीक है। और प्लस वाटर लेवल भी उसका नीचे है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पास में आएंगे, हरियाणा के पास यूपी, तो ये तो मैदानी भाग आ जाएंगे, इनमें आप खुदाई करोगे तो पानी निकल आएगा। समझ में आ रही बात? तो कहाँ पर पहुंच गए? अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। याद है मुझे, माउंट आबू। कौन सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। माउंट आबू के कहाँ है? गुरु शिखर में। ये भी याद आ रहा था, माउंट आबू के गुरु शिखर में सबसे ऊंची चोटी है। और बाकी मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि यहाँ से अरावली पर्वत, इसके नीचे अगर आप आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तीन पहाड़ियाँ हैं गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में तीन पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इन पहाड़ियों को हम कहते हैं गिर की पहाड़ियाँ। क्या की पहाड़ियाँ? गिर की पहाड़ियाँ, सही है। अब यहाँ से आपने, मैंने बता रखा है कि यहाँ से अरब सागर से जाती हैं, तब भी ये रोक लेती है। अरावली पर्वत भी रोक लेता है। यहाँ से निकलने का बहुत कम रास्ता है, यहाँ से सुलेमान पर्वत, किरधर पर्वत है, ठीक है, वो रोक लेते हैं। तो ये वाला क्षेत्र कैसा बदल गया? रेगिस्तान में। पानी कम बरसता है, मतलब ना के बराबर बरसता है, तो ये कैसे बदल गया है? रेगिस्तान में, ठीक है। अरावली के बाद आएगा मालवा का पठार। और ये जो आपकी अरावली जा रही है, राजस्थान से होकर के भी जा रही है। और राजस्थान में आपकी और पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तारागढ़ की पहाड़ी, नाम तो सुना ही होगा, तारागढ़ का पहाड़, ठीक है। अजमेर शरीफ का जो है क्षेत्र, तारागढ़ का पहाड़। तो बाकी तुम समझदार हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। अगला है मालवा।
मालवा की हम बात करेंगे तो मालवा एक प्लेटो है, पठार है, ठीक। यहाँ से नदी निकलती है, मैंने बताया था चंबल नदी, ठीक है। और मैं आपके लिए बताऊं, चंबल के डाकू बड़े मशहूर हुआ करते थे, चंबल के डाकू, डकैत, ठीक है। चंबल के डाकू बड़ा मशहूर हुआ करते थे। और वो कैसे करके कि उस टाइम पर चंबल के डाकुओं का इतना बड़ा खौफ था कि उस क्षेत्र से कोई निकलता ही नहीं था। रात होते ही चंबल के डाकुओं का खौफ छा जाता था। अब ऐसा नहीं था कि उस समय पुलिस नहीं थी, पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस वाले जाते थे तो खुद कभी वापस आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कारण क्या था, मेरी बात ध्यान सुनना। चंबल है, यहीं से नदी बहती, इसी में काली सिंध। कौन सी नदी बहती है? काली सिंध। चंबल नदी, काली सिंध नदी, ये नदियां जब मालवा के पठार से बहती हैं तो बहाव के कारण इन्होंने, मैंने क्या बताया था, मृदा अपर्दन होता है, बहाव के कारण इन्होंने पठार को काट के रखा हुआ है, पठार कट जाता है, ठीक है। पठार जब कट जाएगा तो कोई जमीन ऊंची हो जाएगी, अरे भाई पानी बहता है तो ऊंची नीची हो जाती है, जमीन नहीं हो जाती है, कोई जमीन ऊंची हो जाएगी, कोई नीची हो जाएगी। क्योंकि ये पठारी भाग है तो कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, कहीं बहुत ज्यादा नीचा हो गया है, इसलिए यहां पर निर्माण हो गया एक बीहड़ का। किसका? बीहड़ का। ऊंची नीची भूमि हो गई, एक बीहड़ का निर्माण हो गया। और बीहड़ में, ऊंची नीची भूमि में छुपने की जगह बड़ी अच्छी मिल जाती थी। अब चूंकि डाकू तो इसमें दिन रात रह रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ के सारे की सारी जगह पता है, लेकिन जो पुलिस वाले जाते थे या जो दूसरे लोग पकड़ने के लिए आते थे, उन्हें यहाँ की जगह पता ही नहीं होती थी, वो पिट के चले आते थे, ठीक है। तो उस समय इसका खौफ था, लेकिन आज तो खौफ नहीं है, आज तो अपने पास टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी अच्छी है। अगर कभी ऐसी जगह पे छिपेंगे तो हम ड्रोन हो गया या फिर दूसरी चीज़ें हो गई, ठीक है, उनकी सहायता से, हेल्प से देख सकते हैं। ड्रोन का मैटर पता है तुम्हें? वो ड्रोन अभी कुछ दिन पहले भी उड़ रहे थे यहाँ पर, देखे किसी ने? किसी घर पे आकर के गया था ड्रोन? नहीं गया था, नहीं पहुंच पाया था ड्रोन, तुम्हारी तरफ उड़े थे। और काय पर्पस उड़ रहे थे वो, किसके लिए? पता ही नहीं, बता रहे थे चोरी करने के लिए उड़ रहे थे। हैं? हैं? नहीं, बातें क्या फैल रही थी? पाकिस्तानी ड्रोन आ गए। मैंने एक को समझाया था, मैंने कहा देखो ऐसा है कि ड्रोन जो उड़ रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो रात में तुम दिख कहाँ रहे हो उन्हें? नीचे लाइटें बंद करके सो, अगर उड़ भी रहे हैं तो। और दूसरी बात, अगर वो ड्रोन उड़ाएगा इतना पावरफुल कि तुम्हें रात में भी देख पाए, तो 1.5-2 लाख का या 1-1.25 लाख का जो भी ड्रोन उसका मिला होगा, और 10-10 ड्रोन उड़ रहे हैं, तो कोई बेवकूफ़ है कि 9-10 लाख रुपए खर्च करके तुम्हारे घर से चोरी करेगा? अरे कोई बेवकूफ़ ही होगा जो चोरी करेगा 9-10 लाख रुपए खर्च करके। जब उस पास 9-10 लाख रुपए तो चोरी काय को कर रहा है? और चलो अगर करवा भी रहे हो तो इतनी समझ होनी चाहिए कि इतना रुपया तो अगर वो ब्याज वाज पर उठा देगा ना तो उसका आता रहेगा अच्छा खासा। लेकिन जाको प्रभु तारण दुख दे ही, जाकी मती पहले हर ले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो मिलता था रात को उसे पीट देते थे। रात को ड्रोन के चक्कर से कम इन लोगों के चक्कर से निकलना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था, और अगर ऐसा होता तो अपने यहाँ ज़्यादा चलता ही रहता। एक एक वो कंडीशन बनी थी, वो चोटी काटने वाली थी, ठीक है, कि चोटी कट रही है, चोटी कट रही, चोटी कट रही। हमारी तो नहीं कटी, मतलब मेरी है नहीं, मतलब जिसकी थी उसकी भी नहीं, कि मैंने देखा किसी की नहीं कटी। कि एक बिल्ली आई आकर एक काट के ले गई, और एक तो मैं गया था तुम्हारे मोहल्ले में उस तरफ, तो उन्होंने चोटी को काट के दरवाजे पे लटकाया हुआ था। मैंने उससे कहा ये क्या है? कह रहा चोटी कट रही है। तो मैंने कहा चोटी कट रही है वो बात अलग है, लेकिन ये काट के खुद लटका दीजिए क्या? बोले हाँ। मैंने इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि अब चोटी काटने वाला नहीं आएगा, उसे ये पता होगा कि चोटी ऑलरेडी कट गई है। बताओ। मतलब साइंस भी शर्म खाता होगा ऐसे लोगों से कि इनकी मेंटेलिटी कहाँ पर है, ठीक। कहते हैं एक मूवी है वो, स्त्री कल्लाना है, स्त्री कल्लाना लिखा होता है शायद इसमें, स्त्री कल्लाना। तो वैसे उन्होंने चोटी काट के लटका दी कि चोटी बेटा कटी कटाई है, तुम क्या काटोगे आकर के अंदर, ठीक है। और किसी की नहीं कटी, बाद में मालूम पड़ रहा है वही बिना चोटी घूम रही है।
वैसे लड़कियों की अकल को भी हमें सराहना करनी होगी, ठीक है। बहरहाल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसे भी, ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे डिटेल में, आज थोड़ा कम समय मिल पाया। आपके लिए मैंने मालवा का पठार तक पढ़ा दिया था, सही है। अब उसके आगे बात करेंगे। अब उसके आगे बात करेंगे मालवा के पठार के आगे। इधर देखो आगे क्या है। यहां पर तो मैंने बताया मालवा का पठार, चंबल नदी की कहानी मैंने आपके लिए थोड़ी सी सुना दी थी इसमें। यहाँ पर अरावली पर्वत आया था, उसकी मैंने बता दी थी। इंडिया गेट हो गया, तारागढ़ का पहाड़ हो गया, ये सारे के सारे अरावली रेंज पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके मालवा के नीचे एक पहाड़ी आएगी, उसे हम नाम देंगे विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत नाम सुना है इसका पहले, अभी अब से कभी कहाँ सुना है? स्कूल में किससे सुना है? किताब में देखा है, राष्ट्रगान में इसका नाम आता है, ठीक है। विंध्य हिमाचल, तो विंध्याचल है, ये विंध्याचल पर्वत पड़ता है। और ये शुरू होकर के यहाँ तक चला जाता है, आगे पहाड़ियां पड़ती हैं, भारनेर, कैमूर, भारनेर कैमूर, और ये इसके पास पहुंचता है छोटा नागपुर का पठार, मैंने बताया था, उसके पास तक जाकर के ये पहुंच जाता है। विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पहाड़ है, एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, इधर देखो, विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, या फिर आप ये कहो यहाँ से खनिज बहुत निकाले जाते हैं, ठीक है। इंडिया में खनिज यहाँ से अच्छे खासे निकलते हैं। सोनभद्र हो गया उत्तर प्रदेश का ही, मिर्जापुर वगैरह हो गए, ये सारे की सारे इनसे भी खनिज निकलते हैं। और ये विंध्याचल पर्वत की जो रेंज है, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना जो होता है पता ही तो, ये वाला चूना पत्थर हो गया, ये सारे के सारे जो खनिज है यहीं से खोद करके ज्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं। तो भारनेर कैमूर पहाड़ियों तक ये आगे चला गया है। फिर इसके बाद एक नदी निकलती है, और उस नदी को हम नाम देते हैं, एक नदी निकलती है, उस नदी को हम नाम देते हैं नर्मदा नदी। क्या नाम देते हैं? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। छोटी छोटी बातें बताते हुए चलूंगा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर है। वैसे आप ज्यादातर नदियां देखोगे कि गंगा यमुना यहां से निकलने के बाद बंगाली खाड़ी में चली जाती हैं, लेकिन ये नदी ऐसी है कि जो यहां से निकलने के बाद नर्मदा नदी कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहां गिरेगी जा करके? अरब सागर, नर्मदा नदी। इसके बाद अच्छा, नर्मदा नदी पे मैंने आपके लिए यही बताया भी, परियोजनाएं पढ़ाई थी, तो बताया था कि इस पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर नर्मदा के बाद एक पहाड़ी और पड़ती है, जिसे हम नाम देते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। अब इसका क्या मसला है? सतपुड़ा पहाड़ी के अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपके लिए पता चलेगा, यहां पर एक पहाड़ी का नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव। और उसके आगे जाकर के पड़ती है मैकाल। मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक, मैकाल की।
सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? अमरकंटक। और ये जो नर्मदा नदी है ये इसी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। मतलब ठीक है, इसी अमरकंटक से कौन निकलती है? नर्मदा नदी। इसी अमरकंटक से नदी एक इधर जाती है, उसे हम कहते हैं सोन नदी। क्या कहते हैं? सोन नदी। और ये सोन नदी इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस नदी के रेत में से सोना निकलता है। इस नदी के रेत से क्या निकलता है? सोना निकलता है, ठीक। तो इसलिए इसे क्या नाम देते हैं? सोन नदी। तो अमरकंटक से दो विशेष नदियां निकलती हैं, एक निकलती है, तो बितारो, एक निकलती है नर्मदा नदी और एक कौन सी निकलती है? सोन नदी। क्या है ना, इधर देखो, है समझाना पड़ेगा बार बार। नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अगर ये पूछा जाए सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ के पास में पंचमढ़ी। कौन सी सबसे ऊंची है? पंचमढ़ी। धूपगढ़ के पास में कौन सी है? पंचमढ़ी, ठीक। किसकी सबसे ऊंची? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा ये क्यों बना है पहाड़, ठीक है। देखो, अब इसके नीचे से, यहां से एक दूसरी नदी प्रवाहित होती है और इस नदी को नाम देते हैं हम तापी नदी। क्या नाम देंगे? तापी नदी। पहली हो गई नर्मदा नदी, दूसरी कौन सी हो गई? तापी नदी। अब ये वास्तव में कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, सतपुड़ा जिसे कहते हैं, ये कोई पहाड़ नहीं है। ये क्या है कि एक नदी ये है, एक नदी ये है। एक नदी इस तरफ जो जा रही है उसकी वजह से नीचे, मतलब नदी तो नीचे बहती है, उसकी वजह से इधर गड्ढा हो गया है। और दूसरी नदी जा रही है नर्मदा, इधर गड्ढा कर दिया नर्मदा ने, और दूसरी तापी नदी ने इधर गड्ढा कर दिया है। तो दोनों के इधर उधर गड्ढे होने की वजह से बीच वाला भाग बहुत उभरा हुआ प्रतीत होता है, या बहुत उठ गया है। जब बीच वाला भाग बहुत उठ गया तो उसे हम क्या नाम देने लगे? पहाड़ी का नाम देने लगे। और उस पहाड़ी का नाम देते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी में महादेव, मैकाल पहाड़ियां, ये भी छोटा नागपुर के पठार तक जाती हैं, ठीक है। और इनमें महादेव, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ के पास पंचमढ़ी, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी कौन सी नदी? तापी नदी। अच्छा, इसमें और ज्यादा आगे मत जाओ। अब हम बात कर रहे हैं इस तरफ की, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाली रेंज है जो, इस वाली रेंज को हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। क्या नाम देते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। ये पश्चिम में स्थित है, इसलिए क्या नाम दिया है? पश्चिमी घाट पर्वत। अब फिर से बता रहा हूँ, ये हिमालय बता दिया मैंने, प्रेशर की वजह से बन गया। ये लंबवत संचलन के कारण बन गए। ये मैंने बता दिया आपके लिए कि भ्रंश का गार ऊपर आ गया, नदियां इधर उधर थी इसलिए बन गया। अब ये कैसे बना? इसके बनने के पीछे रीजन क्या है कि बहुत समय पहले मैंने बताया था आपके लिए, गोंडवाना लैंड का भाग टकराया किससे? अंगारा लैंड से। तो ये जो हिस्सा टूटा था यहाँ से, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई भी, मान लीजिए, चलो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर को अगर तोड़ना है तो यहां से टूट जाए तो इस तरह से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और अगर ये डस्टर इस तरह से ना टूटने पर इस तरह से टूटा तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब अगर आप यहां से देखोगे खड़े होकर के तो ये भाग उभरा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। कैसा प्रतीत होगा? आप ऐसे समझ लो, जब ये टूटा था हिस्सा तो इस तरह से बना था ये वाला। तो यहां से आप देख रहे हो तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है? ऊंचा ऊंचा प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा लगेगा ये पहाड़ है। अब यहां पर पड़ता है आकर के साउथ अफ्रीका। आप मैप में देखोगे वर्ल्ड के, ये साउथ अफ्रीका पड़ता है। तो यहां से ये टूटा था हिस्सा, नीचे वाला टूट कर ऊपर चला। ऊपर चलने के बाद में यहां से टूटा तो एक हिस्सा ऊंचा हो गया, एक हिस्सा कैसा हो गया? नीचा। तब ये भी कोई वास्तव में पर्वत नहीं है, लेकिन ऊंचा नीचा टूटने की वजह से ये हमें दिखाई पड़ता है कि ये कैसा है? पर्वत के रूप में। समझ में आ रही है? पहाड़ी रूप में। ध्यान सुनते रहना इसके बारे में, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये इसे हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। कहाँ से आएगा ये?
तापी के मुहाने से शुरू होकर के नीचे तक आता जाएगा, आप यहाँ से कर लो शुरू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे तक आता जाएगा, तमिलनाडु में जाकर के खत्म होगा। एक पर्वत यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कटा हुआ है, और दोनों पहाड़ जहां मिलते हैं वहां पर एक गांठ पड़ जाती है। दोनों पहाड़, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट जहां पर मिलते हैं वहां पर एक गांठ पड़ जाती है, और उस गांठ को हम नाम देते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, ठीक है, ब्लू माउंटेन, इसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और इस नीलगिरी पर्वत की खास बात क्या है? नीलगिरी पर्वत की खास बात है कि ये अपने मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। जो बाहर से वास्को डी गामा हो या दूसरे लोग हों जो आए थे व्यापार करने के लिए, वो इसी छोर पर आया करते थे, और यहाँ से मसालों का व्यापार अच्छा होता था। इतना प्रसिद्ध है कि ये 3 राज्यों के ज्वाइंट पर स्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के। तो केरल का जो क्षेत्र है, केरल का तो मसालों का शहर या मसालों का राज्य कहते हैं, स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं इसे, स्पाइस सिटी, मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी नीलगिरी पर्वत पर, चूंकि ये पर्वत बड़ा ही विषुवत रेखा के पास में पड़ेगा, इक्वेटर के पास में, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, ठीक है, वन बहुत हो गए हैं, और इतने घने वन हैं कि धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, इतने घने वन हैं। इतने घने वनों पर यहाँ पर पर्यटक स्थल, मतलब टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं। लोग यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जाते हैं, और जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उसमें एक जगह है ऊटी, जिसे ऊटक मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहां से शुरू करना है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसे हम उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। उत्तर में है तो उत्तरी सह्याद्री कह दो आप, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, कलसूबाई। अब आपसे ये पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? कलसूबाई। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पूरे नीलगिरी पर्वत पर, पूरी पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस घाट के बाद आपकी एक पहाड़ियां पड़ती हैं, पालनी, एक कौन सी पड़ेगी? पालनी, और एक पड़ेगी कार्डेमम, कार्डेमम इलायची, इलायची भी पहाड़ी है, ठीक है। कौन कौन सी? पालनी, कार्डेमम और इलायची। तो इन पहाड़ियों में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है अनाईमुड़ी का, अनाईमुड़ी। कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? अनाईमुड़ी। अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब मैं पूछ रहा हूं और मैं ही बताता रहूंगा, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ K2 गॉडविन ऑस्टिन, और भारत में स्थित कंचनजंगा, ये तो बताया था मैंने। अब हम बात कर रहे हैं साउथ की, ये तो उत्तर की होगी। अगर मैं हम पूछते दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अरावली पर्वत की गुरु शिखर, सतपुड़ा की कौन सी बताई थी मैंने? पंचमढ़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। और अगर हमसे पूछा जाए पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी, तब पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी होगी अरायोडोमा, अरायोडोमा। ये उड़ीसा में है। कहां पर है? विशाखापट्टनम के पास में, लिख लो आप, उड़ीसा में लिखो, विशाखापट्टनम के पास में, ठीक है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरायोडोमा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा, कौन सा बेटा? डोडा बेटा, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब यहां से नदियां निकलती हैं आपकी, कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई। तो कृष्णा नदी जहां से निकलती है उसे हम नाम देते हैं महाबलेश्वरम। क्या नाम देते हैं? महाबलेश्वरम, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी निकलती है आपकी, शायद महेंद्रगिरी पहाड़ी से, उसका याद नहीं आ रहा है, उसका लिखो ही मत, जरूरी नहीं है, ठीक है। कृष्णा नदी हो गई,
इसके बाद आपकी देखो दर्रे क्या होते हैं, दर्रों का मतलब है दो पहाड़ों के बीच में, अगर मुझे पहाड़ के इस पार से इस पार जाना है तो मैं या तो चढ़ के जाऊं या उड़ के जाऊं, ठीक है, और या फिर कुदरत आपके लिए खुद रास्ता बना करके देती है। दो पहाड़ों के बीच में छोटा सा जो पतला सा रास्ता होता है उसे नाम देते हैं हम दर्रा। क्या नाम देते हैं? दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर दर्रे स्थित हैं। एक दर्रा महाराष्ट्र में पड़ता है, उस दर्रे का नाम है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट दर्रा। एक पड़ता है थाल घाट, एक पड़ता है भोर घाट दर्रा। ये कौन सा पड़ेगा? भोर घाट, सही है। और इनका काम क्या है? यहां पर स्थित है मुंबई। कौन सी क्या स्थित है? मुंबई। पहला वाला जो दर्रा है हमारा थालघाट दर्रा, ये मुंबई को जोड़ता है नागपुर से, मतलब इससे होकर जो सड़क जाती है वो मुंबई को से जोड़ती है नागपुर से। और दूसरा वाला जो दर्रा है वो मुंबई को जोड़ता है हमारा पुणे से। किससे जोड़ेगा? पुणे से। अब नीचे आ जाओ केरल के क्षेत्र में। केरल के क्षेत्र में एक दर्रा है, उसे हम नाम देते हैं पालघाट दर्रा। क्या नाम देते हैं? पालघाट। और ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पालघाट दर्रा कहेंगे, पालघाट दर्रा केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद और कुछ बचा? एक और पड़ता है शेनकोट्टा दर्रा। शेनकोट्टा दर्रा कार्डेमम पहाड़ियों में है। कौन सा? शेनकोट्टा। शेनकोट्टा ऊपर तो नहीं हुआ है? शेनकोट्टा दर्रा कहां पर है? कार्डेमम पहाड़ियों में, ठीक। इसके बाद आपके लिए इतना ही बताना चाहेंगे कि ये इधर से नदियां इस तरफ आती हैं। नदियां जब इस तरफ आती हैं तो ये पहाड़ जो है वो हल्के हल्के कैसे हो गए? नदियों ने काट दिए। नदियों ने जो पहाड़ काटे हैं उसकी वजह से ये जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पूर्वी घाट पर्वत का, वो ज्यादा हमारे लिए कटा फटा दिखाई देता है, ठीक है। और नदियां सारी की सारी मिट्टी ला करके यहाँ पर डालती हैं अपनी, जिस कारण ये चौड़ा भी हो गया। इसका ढाल इससे इस पूर्वी पूर्व सॉरी पश्चिम से कहाँ की तरफ है? पूरब की तरफ है। अब आपके लिए ये वाला क्षेत्र बचा है पढ़ाने के लिए, ये वाला बचा है, और ये उत्तर भारत का बचा है, और द्वीपीय समूह बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि कल सारे के सारे खत्म हो जाएंगे अगले लेक्चर में, जो क्या होंगे? संपन्न हो जाएंगे, ठीक। मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान घुमाने की। अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल, उतार लो इसे। आपके लिए हिमालय बता दिया, आपके लिए मैंने पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत बता दिया, आपका पठारी भाग हो गया, ठीक है। और अब बचे हुए हैं आपके पश्चिमी घाट, हाँ पूर्वी घाट ये बता दिए थे। अब आपका बचा हुआ है मेरे ख्याल से उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। आपके लिए पता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, ठीक है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तो आपके पहाड़ है। अब आपके इसके बाद आता है ये मैदान, ठीक है, ये मैदान, इसे हम कहेंगे उत्तर में है ये, तो इसे हम नाम देते हैं नॉर्थर्न प्लेन, या फिर उत्तर भारत का मैदान। आप यहां देखोगे यहां पर पंजाब पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है, पंजाब से लेके असम तक ये मैदान फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से असम तक ये मैदान फैला हुआ है। अब इसे हमने 4 भागों में बांटा है। इस मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4। देखो, एक तो है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, और चौथा है खादर। भावर, तराई, बांगर और खादर।
4 मीटर तरह से छोटा हुआ है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। ये पहाड़ है, यहाँ पहाड़ से नदियां निकलती हैं। लास्ट वाले को हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय, लास्ट वाले को। ये जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय से नदियां निकल करके आती हैं। तो सबसे पहली बात, नदियां जब हिमालय से उतरेंगी पहाड़ से, तो कंकर पत्थर को साथ में लेकर के आएंगी। पहाड़ है तो कंकर पत्थर लाएंगी। तो कंकर पत्थर जब लाती हैं नदियां, तो यहां पर डाल देती हैं बिल्कुल पास में। ध्यान से रहना, पत्थर कहाँ पे डाल देंगी? बिल्कुल पास में ही डाल देंगी, क्योंकि आगे चल नहीं पाएंगे, आगे मैदान। जब पत्थर पड़े हुए हैं, अब उनके ऊपर नदी चलेगी। पत्थरों के ऊपर जब नदी चलती है, तो उसका पानी नदी का पत्थरों के ऊपर नहीं रहता है, कहाँ घुस जाएगा? पत्थरों के नीचे। समझ में आ रही बात? जब पत्थर लेकर के आई, पत्थर उसने यहीं पर डाल दिए, पत्थरों के नीचे घुस जाता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को हम कहते हैं भावर क्षेत्र। तो इसमें काय की अधिकता होगी? कंकड़ और पत्थर की। काय की अधिकता होगी? कंकड़ पत्थर की। लेकिन नदी जो है वो दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर नदी कहाँ बहेगी? पत्थर के नीचे। तो इन क्षेत्रों में नदी दिखाई नहीं देती, ठीक है। पत्थर के नीचे नदी बहती है। वो लेकर आया पानी, पानी पत्थरों से गुजरा, तो पत्थर में तो चूंकि बहुत तेरे होल है, इसलिए पानी कहाँ चला जाता है? नीचे। अब इन पत्थरों के बाद नदी अंदर ही अंदर चलती रहती है, और जब बाहर निकलती है, तो बाहर वाले क्षेत्र में जब नदी निकलती है सभी तरफ से, तो नदी को खुद पता नहीं होता है किस तरफ जाना है, तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। जो चारों तरफ पानी फैल जाता है, इसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में पानी चारों ओर फैल जाएगा, इसे कहेंगे तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में पानी चारों ओर फैल जाएगा। पानी चारों ओर फैल गया तो क्या दलदल नहीं हो जाएगी? तो ये क्षेत्र कैसा है? दलदली क्षेत्र है। पानी भरा रहेगा, दलदल हो गई, तो क्या मच्छर नहीं हो जाएंगे? मच्छर भी यहाँ पर हो जाते हैं बहुत। गंदगी, बीमारियां, समझ आ रही है? बीमारियां भी हो जाती हैं। दलदल है, नमी अच्छी खासी है, मैदान भी है, तो यहाँ पर क्या पानी की भी मात्रा ज़्यादा है, दलदल भी है, मिट्टी भी ठीक ठाक है। तो आपके लिए अच्छे से पता है कि सब चीज़ें जहाँ पर होंगी, वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होंगे। तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं। समझ में आ रही है? यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत होंगे। वालेकुम अस्सलाम, आइए। दलदली क्षेत्र हो जाएगा, मच्छर अच्छे खासे पाए जाएंगे, और यहीं पर क्या होंगे? बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, ठीक है, वनों का क्षेत्र होगा। अगला है बांगर। चौक खत्म हो गई यार, बताओ, इतनी छोटी चौक से काम चला रहे हैं, कभी टिकिया बची है क्या? यूज होली कब की है? ये लोड कर दिया है मैंने कारतूस में, ठीक है। तो दलदली क्षेत्र है पेड़ पौधों वाला। इसके बाद है बांगर। कौन सी वाली चौक है ये? इसके बाद है बांगर। बांगर वह भूमि है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, या बहुत पुराने, बहुत पहले बाढ़ का पानी यहां पर पहुंचा था, ठीक है। उस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? बांगर का क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, उस क्षेत्र को हम बांगर का क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो क्षेत्र हमारा ही वाला हो जाएगा जहां पर हम रह रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत टाइम से नहीं आया है, ठीक है। और बाढ़ का पानी बहुत टाइम से नहीं आया है, इसलिए इन क्षेत्रों को हम भूड़ का नाम भी देते हैं। क्या नाम देंगे? भूड़, ठीक है। इसलिए इन क्षेत्रों को हम भूड़ का नाम भी देते हैं। अगला है लास्ट वन, खादर। कौन सा दर? ठीक है, खादर। खादर का मतलब है जहां पर बाढ़ का पानी
पहुंचता रहता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? खादर। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ जो है वो आती रहती है, इसे नाम क्या देंगे? खादर। तो चार भागों में बांटा गया है इस मैदान को। कौन कौन से में? भावर, जहाँ कंकड़ पत्थर होंगे नदी के बाद, इसके नीचे नदी खो जाएगी। तराई, दलदली क्षेत्र हो जाएगा, चारों तरफ पानी फैल जाएगा। बांगर, भूड़ का क्षेत्र होगा जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जाएगा आसानी से। खादर, जहां पर बाढ़ अक्सर आती रहती है, ये क्या होगा? खादर का क्षेत्र होगा। अब इसे मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये तो उत्तर भारत का मैदान है, यहीं पर होंगे सारे के सारे क्षेत्र। पहले आपका जो पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? ये वाला, क्या नाम होगा इसका? भावर। क्या नाम होगा? भावर। ठीक है, इसके बाद जो पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? तराई। कौन सा पड़ेगा? तराई। एक रंग की चौक और है मेरे पास, लेकिन शायद वो ऑनलाइन वालों को ना दिखे, तुम्हें जरूर दिखेगी। ठीक है, तराई के बाद ये वाला तुम्हें रंग अलग दिख रहा है। ठीक है, तराई के बाद आएगा भाबर, तराई, फिर आएगा बांगर। या आप ये कह दो बांगर, या फिर खादर का आप जस्टिफाई। चलो, माइक की आवाज आना बंद हो गई थी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती, यहाँ से क्या निकलती? गंगा नदी। दोनों आकर के मिलती हैं, और नदियां जब आकर के मिलें, ठीक है, जहां पर आकर नदियां मिलें, अगर समुद्र के पास वाला क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसका ढाल कम है, तो ढाल कम होने की वजह से वहां पर पानी जो है वो फैलने लगता है, और फैलने पर वहां पर एक त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप का निर्माण होता है। उस त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या नाम देते हैं? डेल्टा। क्या नाम देंगे? डेल्टा। यहाँ पर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पर क्या निकल करके आ रही? गंगा नदी। दोनों नदियां आकर के यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं, इसे क्या नाम देते हैं? डेल्टा। अब बात को बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है क्या यहाँ पर? है। समुद्र पास में है, और नदियां ये भी यहां से चल के आ रही है, ये भी यहां से चल के आ रही है। तो दोनों नदियां जब चल करके आएंगी तो अपने साथ पोषक तत्व भी लेकर के आएंगी, मतलब उपजाऊ चीजें लेकर के आएंगी, पोषक तत्व जो अपने साथ लेकर के आती हैं। तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ। यहाँ की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ। ठीक है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी होने की वजह से यहाँ पर पानी भी अच्छा खासा बरसता रहता है, मिट्टी भी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। घने वन पाए, खेती बाड़ी भी बहुत है, इसलिए यहाँ पर क्या है? घने वन है। और उन वनों में पेड़ हैं, उन पेड़ों का नाम है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी। पेड़ों का नाम क्या है? सुंदरी। इसलिए ये दिख नहीं रहा, ये वाला वाइट वाला ही लेना पड़ेगा। पेड़ों का नाम क्या है? सुंदरी।
जो पेड़ है उनका नाम सुंदरी है। इसलिए घने वन है, उन घने वनों में जो पेड़ है वो उनका नाम क्या है? सुंदरी। इसलिए इन वनों को हम सुंदरी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरी वन। और ये जिस डेल्टा पर है, जिस डेल्टा पर है ये, उस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदर वन का डेल्टा। क्या नाम देते हैं? सुंदर वन का डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरे वर्ल्ड का। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। उपजाऊ क्षेत्र है, अच्छा खासा यहाँ पर फसल फसल उत्पादन होता रहता है। ठीक, इसके बाद आपका ये मैदान खत्म हो गया। मैदान के बाद आपका तटीय मैदान बचा हुआ है। आज ही सब खत्म कर दूंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसे कवर करते रहना। टाइम पे इतना ज़्यादा तवज्जो मत देना। आज आज ही धराशायी है ये सारा का सारा। माइक फिर से ना बंद हो जाए। अरे ये मिटा दिया, कोई बात नहीं, अब ये किताब से देख लेना। क्या नाम देते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। अब आगे देखो, ठीक, छोटा बन गया मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए ये तो कल बता ही दिया था, यहाँ पर पहाड़ है, नीलगिरी वगैरह सब कुछ बता दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्र बचा हुआ है ये वाला, ये, इसे हम नाम देते हैं तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। तटीय मैदान। ठीक है, ये तटीय मैदान है। अब चूंकि ये पश्चिम में है, सही है, कैसा है? पश्चिम में है, तो इसे पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। और ये वाला क्या है? ये भी तटीय मैदान। तटीय का मतलब क्या है? किनारे का। तटीय का मतलब क्या है? किनारे पर। और ये किनारे पर ही तो, ये बंगाल किनारे पे है, ये अरब सागर किनारे पे है। ये भी तटीय मैदान है, लेकिन ये कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान। और ये कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान। समझ में आ रही है? ये मैदान का क्षेत्र है। अब ये कैसे बना है? यहाँ पर भी नदियों ने लाके अपने अपने अवसाद डाले, इसलिए यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया है। ठीक है, इसके बाद इसके नाम आते हैं लिखने के लिए कि आपका गुजरात से लेकर के गोवा, कहां से कहां तक? गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसे हम नाम देते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से लेकर के मंगलौर तक का, गोवा से लेकर कहां तक? मंगलौर तक, इसे हम कहते हैं कन्नड़ तट। क्या नाम देते हैं? कन्नड़ तट। और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक का, इसे हम कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। अब यहां से कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक पहुंच जाओ, कृष्णा नदी तक। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और यही चीज हमारी जब ऊपर तक जाती है उड़ीसा तक, तो इसे हम नाम देते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार, या फिर कहते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। ठीक है, गुजरात से गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से लेके मंगलौर तक का कन्नड़ तट, मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक का, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब ये। ठीक है, मालाबार तट। और कन्याकुमारी से लेकर के किधर गया? कृष्णा, कृष्णा नदी तक लिख लो, वैसे डेल्टा बनाते हैं यहाँ पर। कृष्णा तक के तक को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। और ये जो उड़ीसा तक का पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार या फिर उत्कल तट। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से। आखिरी वाला पार्ट बचा हुआ है बिल्कुल, द्वीप समूह वाला।
तो ख़त्म कर देना है अभी, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, 10 से 15 मिनट, बहुत लग गए तो। हिंदुस्तान, ठीक है, इसे आप जानते ही हो बड़े अच्छे से। हम्म, ओके, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब हम बात करेंगे द्वीप समूह की। एक बार मैं बता दे रहा हूँ द्वीप क्या होते हैं। समुद्र के बीचों बीच में जो टापू निकल आते हैं उन्हें हम द्वीप बोलते हैं, या फिर आइलैंड, आइसलैंड या फिर आइलैंड, ठीक है। तो समुद्र के बीचों बीच में जो टापू निकल आते हैं मिट्टी के, या फिर आप सोचो पहाड़ वगैरह के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। अब यहाँ से आपके लिए पता है, यहाँ से हिमालय गया हुआ है, फिर यहाँ से मुड़ गया है अराकानियोमा से, और फिर आगे जाने के बाद ये समुद्र में डूब गया है। हिमालय कहाँ डूब गया है, समुद्र में, मतलब इसका हिस्सा समुद्र का डूबा हुआ है, और यही हिमालय यहाँ पर उभर गया है कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर उभर गया है, समुद्र से ऊपर निकल आया है। जहां समुद्र से ऊपर निकल के आए उन्हें हम टापू बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, द्वीप, क्या बोलते हैं, द्वीप, आइलैंड। और ये जो द्वीप है इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरह से चूंकि ये बंगाल की खाड़ी, ये समंदर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, इसी तरह से इस तरफ भी एक सागर पड़ता है, अरब सागर। अब इसमें भी कई टापू बने हुए हैं, ठीक है। इस जगह को हम नाम देते हैं लक्षद्वीप। क्या नाम देते हैं, लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा इतिहास बता दूं। ये जो जगह है इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। और जहां पर इसकी राजधानी स्थित है उसी द्वीप पर इतिहास की अंग्रेजों के कुकर्मों के लिए एक जेल है, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल, ठीक है। किसी को अगर इसका ओवरव्यू देखना हो, ठीक है, मतलब लगती कैसी है ये, इसमें क्या होता था क्या नहीं होता था, तो देख लेना, मेरे पास फोटो है। मतलब मैं खुद गया था, मतलब मैं जेल में नहीं गया था, ठीक है, और ना मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, सही। उसका आप जब लाल किला कभी देखने के लिए आएंगे तो लाल किला के म्यूजियम में, म्यूजियम का नाम है शायद यादें करके कुछ नाम है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, यादें हिंदुस्तान, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। उस म्यूजियम में एक जगह बनाई गई है सेल्यूलर जेल की तरह। उस जेल में उसका इतिहास भी लिखा हुआ है। सेल्यूलर जेल में क्या था, इसे हथकड़ी डाल दी जाती थी लोगों के, ठीक है, कैदी जो थे उनके हथकड़ी डाल दी जाती थी, और जंजीरें, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था। अंग्रेजों के कुकर्मों के लिए ये वो थी, मतलब कुख्यात थी। अंग्रेजों ने उस समय लोगों से वहां पर काम करवाया करते थे। कभी तेल का, जैसे नारियल का तेल है, उसे बैल ऐसे घूमता है चारों तरफ कोडू में, ऐसे वहां के जो जेलर थे, कैदी थे, उन्हें घुमाया जाता था। अगर वो नहीं घूमते थे उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। तरह तरह की उन्हें प्रताड़नाएं दी जाती थी। उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, कभी कभी मिल गया तो मिल गया। अगर फिर भी वो नहीं मानते थे, या फिर अपना
रवैया नहीं बदलते थे, तो उन्हें जूट की बोरी पहनाई जाए, जूट की बोरी जो थी उसे पहना दिया जाता था और उससे पहना करके उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, हथकड़ियां वगैरह वहां पर सारी की सारी रखी हुई हैं उस म्यूजियम में। तो सेलुलर जेल इसी के लिए कुख्यात थी अंग्रेजों के लिए। वो अगर किसी को इसका देखना है, मतलब सारा का सारा फोटो वगैरह, तो बता देना, ठीक है। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लियर जिस द्वीप पर स्थित है राजधानी, वहीं पर उसी द्वीप पर यह भी स्थित है। अच्छा, इसका सबसे उत्तरी द्वीप जो पड़ता पड़ता है, उत्तरी सबसे ऊपर वाला, उसे हम कहते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, और यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, मैं दो बता रहा हूं आपके लिए। एक है सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, और एक है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक सुसुप्त है और एक कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब दो ज्वालामुखी इन्हीं द्वीपों पर ऐसे हैं जो सुसुप्त है। सुसुप्त का मतलब है, ज्वालामुखी देखो क्या होता है, ज्वालामुखी आप कह सकते हो कि ऐसा पहाड़ होता है जिससे समय समय से लावा बाहर आता है फटने के बाद। और ये जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, इसका ये औचित्य है कि ये सुसुप्त का मतलब सोते रहते हैं, इनमें कभी भी विस्फोट नहीं होता है। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कभी कभी अचानक से फट जाता है और उससे लावा बाहर आने लगता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, उसे नाम देते हैं हम सैडल पीक। क्या नाम देते हैं, सैडल पीक। सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटी है, उसे क्या नाम देंगे, सैडल पीक कहते हैं। ठीक है, और एक मिनट, सुसुप्त जहां पर स्थित है उसे हम कहते हैं नारकोंडम द्वीप। क्या नाम देंगे, नारकोंडम। और सक्रिय जहां पर स्थित है उसे हम कहते हैं बैरन द्वीप। क्या नाम देंगे, बैरन द्वीप। ठीक है, इसके बाद मैं और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये तो मैंने बता दिया जो भी है थोड़ा बहुत, ठीक। लक्षद्वीप क्या है तो उसमें बहुत कुछ, लेकिन इतना तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। लक्षद्वीप क्या है, अब ये तो मैंने बता दिया, यहाँ से पहाड़ मुड़ा तो पहाड़ के टापू ऊपर निकल आए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जीव पाया जाता है, इसे नाम देते हैं मूंगा। क्या नाम देते हैं, मूंगा। ठीक है, मूंगा के अस्थि पंजरों से, वो जो जीव है उसके अस्थि पंजरों से कई जीव वहां पर दब गए या मर गए। ठीक है, उनके अस्थि पंजर जो रह गए हैं, उन अस्थि पंजरों से बना है क्या, लक्षद्वीप। जगह जगह पर टापू बने, जीव जगह जगह पर मर गए कई, बहुत ज्यादा मात्रा में, और वहीं पर जो टापू बना है उसे हम क्या नाम देते हैं, लक्षद्वीप नाम देते हैं। लक्षद्वीप के नीचे आता है मिनिकॉय, मिनिकॉय, और मिनिकॉय के नीचे आता है मालदीव। अब मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये डिग्री कौन सी वाली है, वही मैंने जो बताया था अक्षांशीय रेखाएं, 1 डिग्री 2 डिग्री वाली। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री अलग करता है। ठीक है, और यहाँ पर कार निकोबार से जो द्वीप अलग होता है उसे 10 डिग्री अलग करता है। तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक, इसके बाद में केवल नदियाँ और पढ़ाऊँगा, नदियों के बाद में आपका साइंस शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये सारा का सारा आपके लिए घर पे जा कर के पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के बाद में इसे कॉपी पर लिखना है। ठीक, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके लिए मैप पर ही उतार करके बता दी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कलेश पाला नहीं है कि आपके रटाता रहूँ या और कुछ करता रहूँ। मैंने सारी की सारी मेहनत कर ली, अब तुम्हें मेहनत करना है। इसके बाद नदियाँ और पढ़ाएंगे, और ये जब तक आप नहीं समझोगे तो आपकी नदियाँ नहीं आएंगी। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।